हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में पार्ट 2 स्टडी स्टेट एनालिसिस देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स पावर देखा हुआ, हम लोगों ने पावर फैक्टर देखा था, हम लोगों ने एसी सोर्स अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर भी देखा था। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग एक्टिव पावर निकालते हैं, जिसी को हम एवरेज पावर भी कहते हैं, जिसको हम रियल पावर भी कहते हैं। हम लोगों ने देखा था किस तरह से रिएक्टेंस पावर निकालते हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग तीन तरह के सर्किट्स देखेंगे। एक आरएल सीरीज सर्किट देखेंगे, एक आरसी सीरीज सर्किट देखेंगे और एक आरएलसी सीरीज सर्किट देखेंगे। ये तीन सर्किट्स हम एक एक करके देखेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आरएल सीरीज सर्किट। इस आरएल सीरीज सर्किट बेसिकली इसमें एक रजिस्टर लगा होगा, उसके एक सीरीज में इंडक्टर होगा दैट इज एल, और उनको एक हमने एसी सोर्स से लगाया होगा। ये मेरा एसी सोर्स हो जाएगा, एक करंट फ्लो करेगा दैट इज आई, और एक एसी सोर्स होगा दैट इज वी। तो मैं मान लेता हूं लेट वी एक प्योर एसी सोर्स है, वी एम इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। ये बात सभी को समझ में आ गया। फिर मैं ये मानता हूं कि मेरा रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज वी आर। एक इंडक्टर के अक्रॉस अगर मेरा एक वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज वी एल। ठीक, तो अगर मैं केवीएल अप्लाई करूं इस लूप में, केवीएल अप्लाई करूं बाई केवीएल, तो क्या होगा बेटा, V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। ठीक, और इसके बाद अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं और अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो वी नो दैट V इक्वल टू आई आर प्लस आई एक्सएल। ये बात भी सभी को समझ में आ रही है कि V इक्वल टू आई आर प्लस आई एक्सएल। एंड व्हाट इज एक्सएल? एक्सएल इज जी ओमेगा एल। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। इंडक्टर के अक्रॉस जो बेसिकली जो इम्पिडेंस होता है दैट इज जे ओमेगा एल, इसको हम रिएक्टेंस भी बोलते हैं। और ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट कराता है करंट के साथ में, मतलब जो करंट का होगा वो बेसिकली इसको क्या कराएगा, 90 डिग्री फेज शिफ्ट कराएगा। तो मैं इस पूरे रजिस्टर का, इस पूरे के पूरे सर्किट का मैं इम्पिडेंस Z मान लूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, V इक्वल टू आई जेड इक्वल टू आई आर प्लस आई एक्सएल। यहां से व्हाट कैन आई राइट इट, Z इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल, इसको ये लिख सकता हूं। तो मेरा टोटल इंपीडेंस इस सर्किट कितना आ गया, आर प्लस जे ओमेगा एल, द फर्स्ट वन। तो सर मुझे ये बात भी समझ में आ गई कि ये वी आर जो सिग्नल है, ये जो वी आर जो सिग्नल है और ये जो वी एल जो सिग्नल है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? दिस वी आर और इस वी एल दे आर ऑर्थोगोनल सिग्नल, क्योंकि ये तो क्या है, सिंपल आई आर है और यहाँ मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ एक्सएल क्या है, जी ओमेगा है। मतलब ये कि सर आई के साथ में जे का मल्टीप्लाई है तो ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट करा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सर दिस वी आर और बी एल, दिस वी आर और वी एल ये क्या है, ये आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की तो किस तरह से वैल्यू आएगी, v इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगा। आरएमएस वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो किस फॉर्मूले से आरएमएस वैल्यू निकाली जाएगी, इस फॉर्मूले से आरएमएस वैल्यू निकाली जाएगी। ये चीज सभी को समझ में आ रही है? चलिए देन मैं z इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल है, तो मैं फेज डिफरेंस मानता हूं कि इस इंपिडेंस से जो फेज होगा वो क्या होगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ये सभी को बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरा आर को मैं रेफरेंस मान लूं, दिस इज माई आर रेफरेंस, तो ओमेगा एल कहाँ ड्रॉ होगा, 90 डिग्री पे, क्योंकि इस आर का फेस अगर जीरो है तो इस ओमेगा एल का फेस इसके कंपेरेटिव में क्या होगा, 90 डिग्री। तो z की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज z? z है आपका आर प्लस जे ओमेगा एल, और मैग्नीट्यूड z का कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये तो सभी को पता है बेटा। ठीक, चलो ये बात समझ में आ गई। तो ये मैंने
थीटा मैंने एंगल बना दी, दिस इज माई थीटा एंगल। ये बात भी सभी को समझ में आ गई। तो थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, टेन इनवर्स ओमेगा एल वाई आर। अब इस थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल वाई आर में, वेट अ मिनट, इस थीटा में टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर है, इसमें मैं आई का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें मैं आई का मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वी एल अपॉन वी आर। ये बात सभी को समझ में आ रही है। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, वी एल अपॉन वी आर। ये क्या, आई इंटू ओमेगा एल क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, आई इंटू आर क्या है आपका रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो क्या मैं इस तरीके से बना सकता हूं, दिस इज माई वी आर, दिस इज माई वी एल। ये बात सभी को समझे, दिस इज माई वी आर, दिस इज वी एल। तो दिस इज क्या हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ये जो v इक्वल टू वी आर प्लस वी एल है, ये जनरल एडिशन नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है। आपको बात समझ में आ रही है बेटा, दिस इज वेक्टर एडिशन, दिस इज एक्चुअली v। इसकी वैल्यू क्या है, आई जेड। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरा r था, ये मेरा j ओमेगा एल था, और ये मेरा क्या था, z था। तो यहाँ मैंने i का मल्टीप्लाई करते, i इंटू जेड क्या है b, i इंटू आर क्या है आपका वी आर, और i इंटू j ओमेगा एल क्या है आपका वी एल। ये बात सभी को समझ में आ रही है ना बेटा। चलो, तो ये बात तो समझ में आ गई। तो थीटा की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, एक तो हो जाएगा आपका एक्सएल अपॉन आर, एक हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी एल अपॉन वी आर। ये दो फॉर्मूले मेरे पास में आ गए। ठीक, इसके बाद मैं करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू फॉर करंट। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है कि v इक्वल टू आई आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू आई। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आएगी, v अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल। ये बात सभी को समझ में आ रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v अपॉन, अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखूँ तो बेटा वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, एंगल कितना आएगा, टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, और टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर क्या है, थीटा। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर एंगल थीटा। तो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई आ जाएगा v अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, एंगल कितना ऊपर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। दिस इज आई। ये बात सभी को समझ में बेटा आ रही है, ये बात सभी को समझ में आ रही है, यस। तो ये चीज समझ में आ गई, दिस करंट। अब तुम मुझे बात बताओ कि v तो है, व्हाट इज v, v इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी। ये सभी को बात समझ में आ रही है, v इक्वल टू क्या है, वी एम कॉस ओमेगा टी। तो इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये है सर आपका v इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, 0 डिग्री एंगल। वोल्टेज का तो कोई एंगल है नहीं, यहाँ पे वोल्टेज का फेस क्या है, 0 है। तो v को मैं बना दूं रेफरेंस में, दिस v। तो करंट क्या है, करंट में ये तो मैग्नीट्यूड है इसका, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है v अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, वी एम बाई रूट टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और एंगल क्या है, माइनस थीटा। इसका एंगल क्या है, 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जो आई बनेगा वो कुछ माइनस थीटा डिग्री पे यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सभी को, कि जो आई बनेगा वो कुछ लोअर साइड में बनेगा, वो कुछ लोअर साइड में बनेगा, मतलब वी से कुछ नीचे की साइड में बनेगा, मतलब निगेटिव एंगल की तरफ बनेगा। ठीक, ये बात सभी को समझ में आ गई कि v की जो वैल्यू है वो v का फेज तो 0 डिग्री है, और v के फेज में माइनस फाइव माइनस थीटा का फेज एडिशन होगा, तब मुझे i का फेज मिलेगा। तो v का फेज तो 0 डिग्री है, तो i का फेज कहाँ मिलेगा, माइनस थीटा डिग्री मिलेगा। ठीक, तो अगर मैं पावर फैक्टर के बारे में बात करूं तो व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये कहता है कि, पावर फैक्टर क्या कहता है बेटा, कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द रेशियो, एक्चुअली एक तो वैल्यू क्या होती है, द रेशियो ऑफ रियल पावर और एवरेज पावर टू एपरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर, बट इट इज बेसिकली एक्चुअली द कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, बेसिकली द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट वेवफॉर्म एंड वोल्टेज वेवफॉर्म।
तो अगर मैं लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर के बारे में बात करूं तो जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर बेसिकली वोल्टेज बेस्ड वेवफॉर्म को रेफरेंस करते हुए करंट वेवफॉर्म को देखा जाता है कि करंट वेवफॉर्म का फेज एंगल वोल्टेज वेवफॉर्म को रेफरेंस करके ज़्यादा है या कम है। तो बेटा यहाँ पे करंट वेवफॉर्म का जो फेज एंगल है वोल्टेज वेवफॉर्म को रेफरेंस करके, तो तुम मुझे बताओ ये नेगेटिव आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है? सर लैगिंग कर रहा है, तो यहाँ पावर फैक्टर क्या होगा? लैगिंग पावर फैक्टर। तरीका समझ में आया बेटा? किस तरीके से इसको देख रहे हैं? इसको देखने का तरीका ये है कि वोल्टेज वेवफॉर्म का वोल्टेज के जो फेज है, उस फेजर है, उसको कांस्टेंट करते हुए आप करंट वेवफॉर्म के फेजर को देखिए, वेदर इट इज लीडिंग और लैगिंग। तो वोल्टेज अगर रेफरेंस यह है और करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो दैट इज लैगिंग पावर फैक्टर। तो आरएल सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर आता है दैट इज लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक, अब मैं पावर के बारे में बात कर लेता हूँ। व्हाट इज एक्टिव पावर और एवरेज पावर? सर एक्टिव पावर और एवरेज पावर होता है VRMS, IRMS और फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट वेवफॉर्म एंड वोल्टेज वेवफॉर्म। ये तो ध्यान है, cos थीटा माइनस फाइव हम लोगों ने लिखा था, cos थीटा माइनस फाइव ये हमने लिखा था। दिस थीटा इज एक्चुअली द फेज ऑफ वोल्टेज वेवफॉर्म, दिस फाइव इज द फेज ऑफ करंट वेवफॉर्म। तो यहाँ वैल्यू इसकी वैल्यू क्या है? 0। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या बने आपको? करंट वेवफॉर्म की वैल्यू करंट का फेज क्या बने? माइनस थीटा। तो माइनस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस थीटा। तो एवरेज पावर की वैल्यू कितनी आ गई? इक्वल टू VRMS इंटू IRMS कॉस थीटा। बात सभी को समझ में आ गई बेटा? और यहाँ पर आपका जो बेसिकली जो रिएक्टिव पावर है वो क्या हो जाएगी? जिस तरह से ये अगर वो है तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी? Q इक्वल टू VRMS IRMS साइन थीटा, दिस इज रिएक्टिव पावर। और टोटल पावर क्या हो जाएगी? एपरेंट पावर क्या हो जाएगी? टोटल पावर इक्वल टू एपरेंट पावर दैट इज VRMS इंटू IRMS। तो और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर इज एक्टिव पावर अपॉन टोटल पावर। फॉर्मूला रखोगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा। ये सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं? सारे फॉर्मूले हमने जो कॉम्प्लेक्स पावर पढ़ा था सारे फॉर्मूले वहीं से आ जाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा RL सीरीज सर्किट। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं RC सीरीज सर्किट की तरफ। नाउ द नेक्स्ट वन इज RC सीरीज सर्किट। RC सीरीज सर्किट में सर एक रेजिस्टेंस होगा दैट इज R, एक कैपेसिटेंस होगा दैट इज C, और एक मैं वोल्टेज सोर्स लगा देता हूं दैट इज V। यहाँ पे करंट फ्लो करेगा दैट इज I। इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप मान लेता हूं दैट इज VR। इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप मान लेता हूं दैट इज VC। ठीक है, नाउ मैं V को मान लेता हूं लेट V इक्वल टू VM cos ओमेगा t। तो V की वैल्यू बेटा यहाँ क्या होगी? V इक्वल टू VR प्लस VC। यहाँ पर मैं इसका ओम्स लॉ लगा दूं तो वैल्यू क्या आएगी? V इक्वल टू, ये इसमें स्मॉल आई मान लेता हूँ, V इक्वल टू स्मॉल आई इंटू R प्लस स्मॉल आई इंटू XC। एंड व्हाट इज XC? XC इज 1 अपॉन j ओमेगा C। इसको कैसे लिख सकता हूँ? माइनस j बाई ओमेगा C लिख सकता हूँ ना बेटा? तो इसको फिर ये क्या हो जाएगा? V इक्वल टू IR माइनस j बाई ओमेगा C इंटू I। इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा। तो बेसिकली ये एडिशन ना होते हुए, क्योंकि माइनस साइन ऊपर आ रहा है, तो इसको मैं लिखना अगर सही तरीके से लिखूं वेक्टर एडिशन, तो किस तरह से लिखूंगा कि इसको लिखूंगा मैं V इक्वल टू
v इक्वल टू वी आर माइनस वी आर माइनस जे वी सी, क्योंकि माइनस साइन ऊपर आ तो वेक्टर एडिशन सही तरीके से लिख लूँ ना मैं। तो बेसिकली सर यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि सर ये जे जो नीचे आ रहा है ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको फिर से मैं करंट के फॉर्म में लिखता हूँ। दिस इज बेटा आई, इस पूरे सर्किट का इंपीडेंस में मान लेता हूँ जेड, दिस इज आई इंटू आर माइनस जे बाई ओमेगा सी इंटू आई। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई, जेड इक्वल टू आर माइनस जे बाई ओमेगा सी। एक चीज तो ये आ गई। ठीक, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, इसका फेस कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स 1 ओमेगा सी आर, क्योंकि इमेजनरी बाई रियल करते हैं तो बाई 1 ओमेगा सी इंटू आर, ये उसका क्या हो गया, फेज हो गया। ठीक, चलो अब सर यहाँ पे भी ये नॉर्मल एडिशन, तो v इक्वल टू ये जो वी आर माइनस जे वी सी है सर, ये नॉर्मल एडिशन तो है नहीं, ये क्या है, वेक्टर एडिशन है। तो यहाँ से अगर मैं मैग्नीट्यूड आर एम एस वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो आर एम एस वैल्यू क्या आएगी, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। बात सभी को समझ में आ रही है, बिकॉज दिस इज वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन चाहे वो प्लस जे हो प्लस या माइनस जे हो, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ये नॉर्मली आरएमएस वैल्यू के लिए, आरएमएस जब वैल्यू निकालोगे ना तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। इसी तरीके से ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लगाया है ना ऊपर वाला, तो जब भी तुम आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे। ठीक, सभी को बात समझ में आ गई। चलो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स 1 ओमेगा सी आर। तो इसको जरा एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आर को मैं यहाँ लूँ और 1 ओमेगा सी कहाँ आएगा, नीचे आएगा माइनस 90 डिग्री, दिस इज 1 ओमेगा सी। तो z क्या बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, दिस इज z। इसकी वैल्यू कितनी है, जो भी वैल्यू हमने निकाली आर माइनस जे ओमेगा सी, क्योंकि वेक्टर एडिशन हो रहा है। ठीक, इसी तरीके से मैं फिर से एक बार देता हूँ आर, दिस इज 1 ओमेगा सी और दिस इज z। इनके साथ में मैं आई का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ आई का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ आई का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस इज योर वी आर, दिस इज योर वी सी, और वेक्टर एडिशन होके ये क्या मिलेगा मुझे, v मिलेगा। और ये एंगल क्या है, तो बेसिकली आपका ये एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल क्या है बेसिकली, दिस एंगल इज थीटा। ठीक, तो ये सभी को समझ में आ गया। अब पावर फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं करंट वेवफॉर्म निकालूं, आई, व्हाट इज आई। आई के लिए देखो यहां से फॉर्मूला लगाते हैं, v इक्वल टू आई आर माइनस जे वाई ओमेगा सी इंटू आई। आई की वैल्यू क्या आएगी, v अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, आर माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। इसका मैग्नीट्यूड और फेज अलग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। एंगल क्या होगा इसका, टेन इनवर्स माइनस ऑफ 1 अपॉन ओमेगा सी आर, ये माइनस यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो v इक्वल टू आर स्क्वायर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, एंगल ऑफ माइनस टेन इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। व्हाट इज दिस, टेन इनवर्स ओमेगा सी आर इज थीटा। तो वैल्यू क्या आएगी, v इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज थीटा ना, दिस इज थीटा है ना बेटा। थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस टेन इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ठीक, तो करंट वेवफॉर्म क्या बनेगा, v अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, एंगल ऑफ माइनस थीटा। ठीक, ये बात सभी को समझ में आ गई। अब इस v एंगल, अगर v को रेफरेंस में ये मानूं, ठीक है, अब मैं v के रिस्पेक्ट, v को, क्योंकि मुझे पावर फैक्टर ये देखना है कि लीडिंग आएगा कि लैगिंग आएगा, तो v को तो मैंने ये माना, v का फेस कितना है, v का फेजर कहाँ ड्रॉ होगा, 0 डिग्री पे, बिकॉज v क्या है, v इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी। इसका फेस क्या है, इसका फेजर क्या है, 0 डिग्री पे, तो ये तो 0 डिग्री पर आएगा। अब मैं करंट के फेजर को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो करंट का क्या है, मैग्नीट्यूड है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज माइनस थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू तुम देखने की कोशिश करो, थीटा की वैल्यू है माइनस ऑफ टेन इनवर्स ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी 3, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी आर। तो थीटा बेसिकली क्या है, नेगेटिव।
और माइनस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई विद नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। तो करंट वेवफॉर्म यहाँ कहाँ बनेगा, ऊपर की साइड बनेगा विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज वेवफॉर्म। सभी को चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, कि सर वोल्टेज वेवफॉर्म का फेजर तो 0 डिग्री पे बनेगा, बट करंट के वेवफॉर्म के साथ में माइनस थीटा है और थीटा की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वोल्टेज वेवफॉर्म के रिस्पेक्ट में करंट वेवफॉर्म लीड कर रही है, तो इसीलिए यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर। यहां पर कैसा पावर फैक्टर है, करंट कैपेसिटेंस के लिए, आरसी सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर आता है दैट इज लीडिंग पावर फैक्टर, ये ध्यान रखना। और इंडक्टर के साथ कैसा आता है, लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, चलो अब एक्टिव पावर के बारे में बात कर लेते हैं। एक्टिव पावर, ये फॉर्मूले जितने लिखा रहा हूं सबको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। एवरेज पावर और रियल पावर, क्या फॉर्मूला होता है पी का, पी इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा माइनस फाइव, मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज वेवफॉर्म एंड करंट वेवफॉर्म। तो वोल्टेज वेवफॉर्म का तो थीटा है, वोल्टेज वेवफॉर्म का तो क्या है, वोल्टेज वेवफॉर्म का तो क्या है 0 डिग्री, और करंट वेवफॉर्म का क्या है माइनस थीटा। वैल्यू क्या हो जाएगी, पी इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू आपके पास में है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज -10 सॉरी, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल टू -10 वर्स ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी आर, 1 अपॉन ओमेगा सी आर, दिस इज थीटा। वैल्यू रखोगे तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। व्हाट इज रिएक्टेंस पावर, रिएक्टेंस पावर इज एस वी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा, ये रिएक्टेंस पावर हो जाएगी। एंड व्हाट इज एपरेंट पावर, सॉरी दिस इज रिएक्टेंस पावर क्यू। व्हाट इज एपरेंट पावर, एपरेंट पावर इज वी आर एम एस आई आर एम एस। व्हाट इज पावर फैक्टर, इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर अपॉन टोटल पावर। व्हाट इज एवरेज पावर, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा अपॉन वी आर एम एस आई आर एम एस। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस थीटा। सो देखो फॉर्मूले सारे सिंपल हैं। कॉम्प्लेक्स पावर वाला जो हमने लास्ट क्लास में बेटा जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा था, अगर वो किसी को क्लियर है, लास्ट लेक्चर बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस से पहले अगर कोई पहली बार ये लेक्चर सुनना है, ये वाला लेक्चर, इससे पहले मैं सजेशन दूंगा कि आप पिछला लेक्चर सुनिए। पिछला लेक्चर अगर आपने सुना है तो बेटा मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी दिक्कत आ रही होगी। दिस थिंग इज क्लियर बेटा फॉर एवरीवन, दिस थिंग इज क्लियर। चलिए ठीक, तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या रहेगा, लीडिंग रहेगा। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट सर्किट इज आरएलसी सीरीज सर्किट। फिर इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए आरएलसी, थर्ड इज आरएलसी सीरीज सर्किट। इसमें कुछ नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस भी है, आर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, दैट इज एल, दैट इज सी। इसमें पूरा खेल ये रहेगा कि इंडक्टर डोमिनेट करेगा या कैपेसिटेंस डोमिनेट करेगा। अगर इंडक्टेंस डोमिनेट करेगा तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, और अगर कैपेसिटेंस डोमिनेट करेगा तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा। इसके ऊपर मैं वोल्टेज ड्रॉप वी आर मान लेता हूँ, इसके ऊपर वी एल मान लेता हूँ, इसके ऊपर वी सी मान लेता हूँ और इसके ऊपर वी मान लेता हूँ। तो आई कैन राइट इट वी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, दिस इज नॉर्मल केवीएल। अगर मैं यहाँ फेजर की मदद करूँ तो वी की वैल्यू क्या होगी, आई आर, यहाँ वैल्यू क्या होगी आई जे ओमेगा एल इंटू आई, यहाँ वैल्यू क्या होगी माइनस जे ओमेगा सी इंटू आई। तो अब मैं सही से वेक्टर एडिशन लिखूँ तो वेक्टर एडिशन क्या आएगा, वी आर प्लस जे वी एल माइनस जे वी सी। सो दिस इज एक्चुअली द राइट फॉर्म ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ वी, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, वी इक्वल टू
अगर मैं RMS वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, V इक्वल टू वी आर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अगर आपको RMS वैल्यू निकालनी है बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना है वोल्टेज का, तो फेजर में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सभी को ये चीज क्लियर हो गई? ठीक। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, तो यहां से मैं नेट इंपीडेंस इस पूरे सर्किट का Z मान लेता हूं, तो क्या होगी? V इक्वल टू आई जेड इक्वल टू आई आर प्लस आई जे ओमेगा एल माइनस आई इंटू जे वाई ओमेगा सी। तो यहाँ से आई को मैं कॉमन निकाल कैंसिल कर देता हूँ, तो क्या बचेगा? Z टोटल इंपीडेंस कितना आएगा? R प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। ठीक, ये सभी क्लियर हो गया? तो यहाँ से थीटा की कितनी वैल्यू आएगी? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी डिवाइड बाई R। ठीक, अब देखो ध्यान से कि अगर कैपेसिटिव नेचर डोमिनेट करेगा, अगर कैपेसिटिव नेचर डोमिनेट करेगा, इफ कैपेसिटिव नेचर डोमिनेट्स, मतलब 1/ओमेगा सी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, दिस 1/ओमेगा सी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो फेस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आपका जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। बस में तो फिर कैसा पूरा सर्किट कैसा बिहेव करेगा? एक आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब कैपेसिटिव नेचर का डोमिनेट करेगा, तो पूरा फेज शिफ्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर इंडक्टिव नेचर डोमिनेट करेगा, तो ओमेगा एल की वैल्यू ज्यादा होगी 1/ओमेगा सी से, तो ये ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी पॉजिटिव होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। इसी को मैं बोलूं, इसी का मतलब है कि लैगिंग पावर फैक्टर होगा। इसी को मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है? लीडिंग पावर फैक्टर। सॉरी मैंने अब उल्टा लिख दिया बेटा, आई एम सॉरी। दिस इज कैपेसिटिव नेचर अगर डोमिनेट करेगा तो ये होगा लीडिंग पावर फैक्टर। अगर इंडक्टिव नेचर होगा तो क्या होगा? लैगिंग पावर फैक्टर। कैसे बता रहा हूं अभी कि मैंने वोल्टेज तो मैंने कितना माना है? वोल्टेज तो मैंने माना है V इक्वल टू, हमेशा ही मैं मान रहा हूं लेट इक्वल V इक्वल टू VM cos ओमेगा टी। तो तुमको पता है कि जो करंट का जो आता है, करंट का जो बेसिकली जो आएगा V अपॉन समथिंग माइनस थीटा। बात सभी को समझ में आ रही है कि करंट जो मेरा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? V अपॉन समथिंग, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, जो मॉड Z का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, और क्या होगा? माइनस थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर वोल्टेज वेवफॉर्म आपने ये बनाती है तो थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि करंट वेवफॉर्म वोल्टेज फेजर के रिस्पेक्ट में ऊपर की साइड बनेगा या नीचे की साइड बनेगा, मतलब लीड करेगा या लैग करेगा। अगर कैपेसिटिव नेचर डोमिनेट करेगा बेटा, तो कैपेसिटिव नेचर अगर डोमिनेट करेगा तो क्या होगा? अगर कैपेसिटिव नेचर डोमिनेट कर रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि 1/ओमेगा सी वैल्यू ज्यादा होगी, और थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो करंट नेगेटिव होकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइड में। तो कौन सा केस हो जाएगा? करंट कुछ यहां पे आ जाएगा, तो फिर ये कैसा हो जाएगा? लीडिंग पावर फैक्टर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर इंडक्टिव नेचर डोमिनेट करेगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, और करंट में के जो फेज होता है वोल्टेज टर्म से वो क्या होता है? माइनस थीटा। तो करंट क्या रहेगा? नीचे की साइड रहेगा। बस समझे? अगर ये वाला केस है तो ये कंडीशन है, और अगर ये वाला केस है तो ये कंडीशन है। तो अगर करंट फेजर वोल्टेज फेजर के रिस्पेक्ट में अगर नीचे की साइड चला जाएगा तो कौन सा पावर फैक्टर होगा? लैगिंग पावर फैक्टर होगा। ये तो बात समझ में आ रही होगी ना यार? थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी और करंट किसका फेज क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव होगी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो इसलिए बन जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर। अगर इंडक्टिव नेचर डोमिनेट करेगा तो थीटा होगा पॉजिटिव और करंट का फेज क्या आ जाएगा? नेगेटिव वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? ये लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। इसी तरीके से तो Z की वैल्यू है R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक, इसके बाद मैंने ये वाली बात तो मैंने कर ली। ठीक,
और थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ये भी मैंने बात कर ली। इसके बाद P की बात की जाए, व्हाट इज P, पावर फैक्टर, सॉरी सबसे पहले क्या हम बात करेंगे, एवरेज पावर की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का मतलब क्या आएगा, P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, पी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा। व्हाट इज रिएक्टेंस पावर, दैट इज Q इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा। और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू पी वाई मॉड एस, दिस इज कॉस थीटा। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, इस एवरेज पावर और रिएक्टेंस पावर का भी कभी कभी फॉर्मूला और भी फॉर्मूले लिख दिए जाते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। मुझे पता है कि सर जो मेरी एवरेज पावर है, जो मेरी ये एवरेज पावर है, वो जनरली किसके अक्रॉस ड्रॉप होती है, मुझे पता है सर किसके अक्रॉस ड्रॉप होती है, रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होती है। तो इसको मैं आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी एवरेज पावर है, रियल पावर है, वो किसके अक्रॉस ड्रॉप होगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगी। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, आई आर एम एस इंटू स्क्वायर इंटू आर। रिएक्टेंस पावर मुझे पता है सर किसके अक्रॉस ड्रॉप होगी, इंडक्टर और कैपेसिटर की है। तो जो रिएक्टेंस है, जो ये जो इमेजनरी वाला पार्ट है, इसके अक्रॉस ही ड्रॉप होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू एक्सएल माइनस एक्सी, ये भी लिख सकता हूँ। बात सभी को समझ में आ रही है। और जो मेरी नेट पावर होगी, एपरेंट, मुझे एपरेंट पावर बोला, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड, मतलब टोटल रिएक्टेंस है उसके अक्रॉस ड्रॉप होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास में नेट इम्पीडेंस इक्वल टू जेड इक्वल टू आर प्लस जेड एक्सएल माइनस एक्सी है, जो रियल पावर है वो तो इमेज रियल वाले पार्ट के, रियल वाला जो इंपीडेंस का पार्ट है उसके ऊपर ड्रॉप होगी। और जो रिएक्टेंस पावर है वो किसके ऊपर ड्रॉप होगी, जो मेरा इमेजनरी वाला पार्ट है। और जो टोटल पावर, जो एपरेंट पावर बोल रहा हूँ, वो किसके अक्रॉस होगी, जो मेरा टोटल इंपीडेंस है। तो मैं इसके लिए ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि एवरेज पावर इक्वल टू रियल पावर। एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है, किसी किसी बुक में दिया रहता है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। जो रिएक्टेंस पावर है उसके लिए आ सकता है आई आर, जो 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 इसका इमेजनरी वाला पार्ट है आपका इंपीडेंस का, उसके अक्रॉस ड्रॉप होगी आई आर एम एस स्क्वायर इंटू एक्सएल माइनस एक्सी। और जो एपरेंट पावर है वो टोटल इंपीडेंस इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड। ये फॉर्मूले भी कभी कभी बुक में दिए रहते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, वरना जो मैंने वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस लिखा है उससे भी काम चल जाता है। बट याद रखो इस फॉर्मूले को भी। इसी तरीके से अगर मैं इनके लिए बात करूं, तो इनके लिए भी यही कंडीशन हो जाती है कि ये जैसे आरसी सर्किट है, तो आरसी सर्किट के लिए पी की वैल्यू क्या होती है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। मतलब जो एक्टिव पावर है वो किसके अक्रॉस ड्रॉप होगी, इस रजिस्टर के अक्रॉस, एस वाली पावर। ये सॉरी एस नहीं, क्यू, रिएक्टेंस पावर किसके अक्रॉस ड्रॉप होगी, जो इंपीडेंस का क्या है, यहाँ पे इंपीडेंस एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इंपीडेंस ये है, जेड इक्वल टू आर माइनस जे ओमेगा सी, या इसे लिख लूँ आर माइनस या आर प्लस जे एक्सएल, ये लिख सकता हूँ ना मैं इसको इस तरीके से, या आर माइनस एक्सी है यहाँ पर, आर माइनस जे एक्सी। अगर मैं जे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरीके से, एक मिनट इसको सही तरीके से लिख दूँ, नीचे लिख देता हूँ मैं ऐसा करता हूँ, मैं सबके लिए नीचे लिख देता हूँ जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, है ना, जब मैंने कन्फ्यूज कर रहा है यहाँ पर। रुको एक मिनट, कंक्लूजन करके लिख देता हूँ यहाँ पर, जस्ट वेट अ मिनट। फर्स्ट इज आरएल सीरीज सर्किट। इसके लिए एक्टिव पावर का जो हमने फॉर्मूला देखा बेटा, इसके लिए आपको होता है z इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल होता है। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, P इक्वल टू, एक तो हो गया वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा
एक फॉर्मूला हमें पता है सर कि एक्टिव पावर जो और एवरेज पावर है या रियल पावर है वो किसके अक्रॉस ड्रॉप होगी, रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगी, तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर भी कर सकते हैं। एक होती है रिएक्टेंस पावर, इट इज क्यू। ये पता है सर ये किसके अक्रॉस ड्रॉप होगी, ये ड्रॉप सर होती है जो मेरा इंपेडेंस का इमेजनरी वाला पार्ट है उसके अक्रॉस। तो ये क्या है, वी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूं, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू एक्सएल। ठीक, टोटल पावर जिसको मैं क्या बोलता हूं, एपरेंट पावर भी बोलता हूं, इसका एक फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू सॉरी ये एस आएगा, एस इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और ये किसके अक्रॉस ड्रॉप होती है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू मॉड जेड, ये आपका जो मॉड जेड है इसके अक्रॉस ड्रॉप होगी। ठीक, यहाँ पर थीटा क्या है, टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। फिर एक तरह से आरसी सीरीज सर्किट, यहां पे z क्या है, r माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, इसको कैसे लिख सकता हूँ, r माइनस जे अपॉन जे इंटू एक्सी बोल सकता हूँ, r माइनस जे एक्सी बोल सकता हूँ, और एक्सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पर एक्टिव पावर की वैल्यू क्या आएगी, एक्टिव पावर इक्वल टू, फॉर्मूला देखो वो फॉर्मूले हमेशा सेम रहेंगे, वी आर एम एस आई आर एम एस, इसलिए मैं फोकस करता हूँ कि हमेशा ये कॉस थीटा साइन थीटा वाला फॉर्मूला याद रखो। तो ये फॉर्मूले हमेशा सेम है, अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, फिर एक रिएक्टेंस पावर इक्वल टू क्यू इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा इक्वल टू क्या है, ये आई आर एम एस स्क्वायर इंटू एक्सी, और एपरेंट पावर और टोटल पावर क्या है, एस इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू मॉड जेड। ठीक, इसी तरीके से हम आर एल सी सीरीज सर्किट के लिए भी देख लेते हैं, आर एल सी सीरीज सर्किट। अच्छा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी आर, या इसको बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये है। ठीक, चलिए इसके बाद आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में अगर मैं बात करूं, जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो यहाँ पर एक्टिव पावर क्या होगा, P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा, रिएक्टेंस पावर क्या होगा, Q इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा। इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, आई आर इमेजनरी वाला पार्ट पूरा आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी, और टोटल पावर क्या होगा, इक्वल टू टोटल पावर इक्वल टू एस इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, या आई आर एम एस स्क्वायर इंटू मॉड जेड। ठीक, ये बात सभी को समझ में आ गई। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द आर एल सी सीरीज सर्किट और आर सी सीरीज सर्किट और आर एल सीरीज सर्किट। ये इस तरीके से हमने पूरा ये सब चीज़ों को देखा हुआ है। ठीक है, अब इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, उसके बाद फिर क्लास एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पैरेलल सर्किट्स, पैरेलल आरसी, पैरेलल आरएलसी और पैरेलल आरएल सर्किट किस तरीके से वो काम करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ, और थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड RMS voltage across inductor of circuit shown below। ठीक, दिस इज माई एक रेजिस्टेंस है जिस पे 2 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है,
दिस इज माई इंडक्टर जिसमें वी एल ड्रॉप हो रहा है, और एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है 10 साइन ओमेगा टी का। ठीक, ये इन्होंने रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब ये इन्होंने सर्किट डायग्राम दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि जो VL का जो वोल्टेज इंडक्टर के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके ऊपर RMS वैल्यू क्या है। तो बेटा मैंने आपको बताया कि अगर मैं KVL लगाऊंगा तो ये क्या आएगा, V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। बट ये क्या है, ये एक वेक्टर एडिशन है। एक्चुअली कैसा है, ये वी आर प्लस जे वी एल वेक्टर एडिशन की तरह मैंने RL सर्किट में बताया था। तो RMS वैल्यू निकालने के लिए मैं किस तरीके का फॉर्मूला यूज करूंगा इसमें, वी आर एम एस इक्वल टू वी आर आर एम एस प्लस वी एल आर एम एस इनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि इस 10 साइन ओमेगा टी की RMS वैल्यू क्या होगी, 10/√2। सर V रजिस्टर के अक्रॉस तो सर एक DC वोल्टेज ड्रॉप होगा, 2 वोल्ट का ड्रॉप किया सर, उसकी RMS एक कांस्टेंट की RMS वैल्यू तो वही सेव रहती है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस L की अक्रॉस हमें निकालनी है स्क्वायर। तो इन पूरे का स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, 100/2 4 प्लस VL RMS का स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, 4 प्लस VL RMS स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया ना, तो ये तो चला ही जाएगा बेटा, ये तो चला जाएगा है ना, ये भी चला जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 - 4 = 46। तो वैल्यू आ जाएगी VL RMS की वैल्यू आ जाएगी √46। सो दिस इज द आंसर। इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, V ऑफ टी दिया है हमें 9 साइन t प्लस 45 डिग्री, और IT दिया है 3 साइन t माइनस 45 डिग्री। एंड ये पूछ रहे हैं फाइंड सर्किट एलिमेंट यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशंस। इसने हमसे इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, उसने हमें क्या किया कि उसने हमें सर्किट एलिमेंट VT की वैल्यू दे दी, और उसने हमें IT की वैल्यू दे दी। अब वो हमसे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि सर्किट में क्या लगा है। तो एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया इसने, दिस इज VT, और यहाँ पे एक करंट फ्लो करा IT, और यहाँ पे कोई एक सर्किट एलिमेंट लगा है, वी डोंट नो व्हाट इज दिस, और ये पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या है। तो ठीक है, तो मुझे पता है बेटा कि VT अपॉन IT करूंगा तो कुछ ना कुछ सर्किट एलिमेंट ही आएगा। रेजिस्टेंस होगा तो वो R आ जाएगा, अगर इंडक्टेंस होगा तो वो XL आ जाएगा, और कैपेसिटेंस होगा तो वो XC आ जाएगा। ठीक, तो पहले VT अपॉन IT करते हैं। जरा VT को फेजर फॉर्म में अगर लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं, 9√2, क्योंकि RMS वैल्यू लूंगा मैं। फेज एंगल कितना आएगा बेटा 45 डिग्री ओमेगा, और आपकी फ्रीक्वेंसी तो क्या है 1 है, दोनों में सेम है, तो उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। IT को इस तरह से लिख सकता हूँ 3√2, ये कितना आ जाएगा बताओ मुझे, -45 डिग्री। तो VT अपॉन IT करूंगा तो क्या आएगा 9/√2, 3/√2, 45 डिग्री, और दिस इज -45 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू √2 कैंसिल हो जाएंगे 3, और ये -45 डिग्री ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो सर VT अपॉन IT इक्वल टू आगे 390 डिग्री, और 90 डिग्री के लिए सर मैं 90 डिग्री की जगह J लिख दूँ, J3 लिख सकता हूँ मैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं J3 भी तो लिख सकता हूँ 90 डिग्री की जगह। अगर मैं इसकी जगह एक आयोटा लाना चाहूँ तो आयोटा की जगह क्या आएगा, J आएगा। अब मुझे पता है सर कि एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के एलिमेंट्स का इंपिडेंस होता है। अगर R है तो एक कांस्टेंट होना चाहिए, अगर XL है तो वो j⍵L का फॉर्म में होना चाहिए, और XC है तो वो -j/ωc के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन सर ये तो क्या आ रहा है, J पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सर ये इंडक्टर ही होगा। बात सभी को समझ में आ रही है, दिस शुड बी ए इंडक्टर। और ये इस इंडक्टर की वैल्यू कितनी है j⍵L, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, t की वैल्यू यहाँ देखो 9 sin t प्लस 45 डिग्री, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई 3 हेनरी। समझ में आया बेटा किस तरीके से हमने निकाला, हमने रेशियो दिया VT अपॉन IT का,
वहां से हमें कुछ ना कुछ रिएक्टेंस निकलेगा। अब उस रिएक्टेंस का हम नेचर देखेंगे। अगर कांस्टेंट आता तो रेजिस्टेंस होता, अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, तो इट कैन बी रेजिस्ट, इट कैन बी एक्सल और इट कैन बी क्या एक्सी, या तो ये कैपेसिटिव हो सकता है या इंडक्टिव हो सकता है। लेकिन नेगेटिव में अगर ये आता तो ये कैपेसिटिव होता, लेकिन ये पॉजिटिव में आए तो ये क्या है, इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, सभी को समझ में आया बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एक्टिव और एवरेज पावर। हमें एक्टिव और एवरेज पावर निकालनी है बाय यूजिंग फॉलोइंग रिलेशन। एवरेज पावर निकालनी है, आपको वीटी दिया है दैट इज 9 साइन टी माइनस 10 डिग्री, और एक आईटी दिया है 3 साइन टी प्लस 20 डिग्री प्लस 2 साइन 3t। ये हमको आईटी की इक्वेशन दी हुई है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालो, पी टी इक्वल टू वी टी इंटू आई टी, और इसका क्या करो, एवरेज कर दो एक टाइम पीरियड में, तो आपकी एवरेज पावर निकल के आ जाएगी। बट सर ये काम तो अब हम नहीं करेंगे ना सर। अब हम तो सर थोड़ा एडवांस हो गए हैं, हमने थोड़ा पढ़ लिया है सर, तो इतना तो हमको पता है कि सर देखो वी टी और आई टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर देखो ये तो क्या है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी, और एक 2t की वैल्यू, एक साइन 2t के टर्म्स में निकल के आएगा। साइन ए इंटू साइन बी करूंगा तो क्या आएगा, एक साइन ए प्लस बी आएगा और एक ए माइनस बी आएगा। जो मैं ए प्लस बी करूंगा तो वो 2t के फॉर्म में आएगा, और ए माइनस बी करूंगा तो एक कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक रिलेशन तो साइन 2t के फॉर्म में आएगा और एक कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा। तो साइन के फॉर्म में अगर कोई आएगा टर्म, उसका अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो बेटा वो तो जीरो हो जाएगी, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से जब ये 2 साइन 3t का मल्टीप्लाई, जब मैं इस vt के बारे, ये वाले टर्म का जब मल्टीप्लाई जब इस vt के साथ में होगा, तो एक तो 4t का टर्म आएगा और एक 2t का टर्म आएगा, मतलब दोनों टर्म ही साइन के आएंगे, और उसका जब मैं एवरेज निकालूंगा तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीरो निकल के आएगी। तो तुम ये करके देखना, vt इंटू आई टी करना, उसका एवरेज निकालना। तो साइनसोइडल अगर कोई टर्म आया है, और मुझे पता है कि प्योर साइनसोइडल अगर कोई टर्म आया, उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो उसकी एवरेज पावर तो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो सिर्फ ये वाला तो रोल प्ले नहीं करने वाला एवरेज पावर में निकालने के लिए। बात सभी को समझ में आ रही है? जिनको नहीं समझ में आ रही है वो ये डेरिवेशन करना, वी टी इंटू आई टी करना और उसका एवरेज निकालना। तो ये 2 साइन 3t वाला जो टर्म होगा वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन ए इंटू ए बी साइन बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करोगे तो वो 4t हो जाएगा, ए माइनस बी करोगे तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। लेकिन रहेंगे तो साइन और कोसाइन के टर्म ही ना, और उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये वाला टर्म तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा एवरेज पावर निकालने के लिए। कौन कौन सा, वीटी में रह जाएगा 9 साइन टी माइनस 10 डिग्री, और आईटी में क्या हो जाएगा 3 साइन टी प्लस 20 डिग्री। और तुमको एवरेज पावर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है एवरेज पावर का फॉर्मूला, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा, मतलब दोनों का फेज डिफरेंस। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दोनों का फेज डिफरेंस कॉस थीटा माइनस फाइव। तो ये वाला टर्म नहीं था, ये वाली बात समझ में, कि 2 साइन 3t क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर इनका मल्टीप्लाई, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन टर्म रहेगा और उसका एवरेज निकालेंगे तो वैल्यू जीरो आएगी, तो ये टर्म तो नहीं आएगा। तो इस यहाँ पे वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9 का एवरेज आर एम एस वैल्यू कितनी आएगी, 9√3। आई आर एम एस कितना है, 3/√3, और फेज डिफरेंस कितना है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, -10 डिग्री, और ये कितना है, -20 है, 20 होके क्या आ जाएगा, -20, तो वैल्यू कितनी आ गई, 27/3 कॉस -30 डिग्री, ये 9 कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है cos 30 डिग्री, और cos थीटा की 30 की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू √3/2, दैट इज, कुछ मैंने गलत कर दिया क्या, 27 ये √2 आएगा ना यार, यहाँ पर √2 आएगा, सॉरी आई एम सॉरी, दिस इज √2, दिस इज √2। तो ये क्या है, ये 2 हो जाएगा, और दिस इज 27/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 27/2 इंटू √3/2, तो दिस इज 27/4√3 वॉट। सभी को समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन को एनालाइज करना है, आंख बंद करके सॉल्व करोगे तो स्टडी ऐसी एनालिसिस से क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और आंसर निकल के भी नहीं आएगा।
तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये देखो कि फेज कि सर वो एक्टिव पावर में एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो ये पता है कि सर दिस 2 sin 3t विल नॉट एडजस्ट, ये एडजस्ट ही नहीं करेंगे, ये 2 sin 3t तो एडजस्ट ही नहीं करेगा सर, क्योंकि इसका एवरेज निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, फाइंड आउटपुट वोल्टेज रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आप लोग को बताना है, फाइंड आउटपुट वोल्टेज रिस्पॉन्स। सभी को सोच के बताना है। ये 1 फैराड, दिस 1 ओम, V of t या V नॉट t। ठीक है, दिस इज गिवन, दिस इज V of t इज 1 फैराड, 1 ओम और V नॉट t, और V of t की वैल्यू गिवन है 5 + 10 sin t। बात सभी को समझ में आ रही है? V of t = 5 + 10 sin t। तो आपको बताना है कि V नॉट t की वैल्यू क्या होगी। सोचना, सर यहाँ पर एक DC लगा हुआ है और यहाँ पर एक AC लगा हुआ है, यहाँ पर एक DC लगा हुआ है और एक AC लगा हुआ। DC से क्या कुछ आउटपुट में पहुंचेगा? DC के लिए कैपेसिटेंस ओपन सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, ये मैंने बताया था। तो क्या यहाँ पे DC के लिए कुछ आएगा? ठीक है, और AC के लिए क्या आएगा वो आपको बताना है। तो आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं देखूंगा कि किसने आंसर सही किया है या गलत किया है। तो दिस इज होमवर्क, ये सभी को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व कराता हूं, क्वेश्चन नंबर जो भी है, लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। फाइंड, फर्स्ट इज रिएक्टिव पावर ऑफ लोड, सेकंड इज reactive power of circuit। ठीक, दिस इज 100 वोल्ट RMS, ये RMS वैल्यू गिवन है। एक यहां पर ये Z दिया हुआ है जिसकी वैल्यू दी है 5 + j3, और एक दिया हुआ है Z जिसकी वैल्यू है 1 + j5। ठीक, दिस इज योर सर्किट। तो सबसे पहले तो क्या करो कि तुम I निकालो यहां से। तो I की वैल्यू क्या आएगी? I = V अपॉन टोटल Z। ठीक है, दिस इज Z1, दिस इज Z2। तो टोटल Z कितना है? 5 + j3 + 1 + j5। तो Z की वैल्यू कितनी है? 6 + j8। ये सभी को समझ में आ रहा है? तो यहां से I की वैल्यू तो निकल के आएगी। अब मैं V की वैल्यू अगर 100 वोल्ट RMS है तो मैं मान लेता हूं कि सर इट शुड बी लाइक 100 ∠0। कुछ फेज तो इसका है नहीं, इन्होंने फेज तो कुछ गिवन किया नहीं है। तो V की वैल्यू किसके फॉर्म में है? फेजर के फॉर्म में लिखूंगा तो RMS वैल्यू और फेज, तो फेज कितना है? 0 डिग्री। तो I की वैल्यू कैसे लिख सकता हूं मैं? 100 फेज 0 डिग्री डिवाइड बाई 6 + j8। इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 फेज 0 डिग्री, ये 6² + 8², इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 10, और ये क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 8/6। तो दिस इज 100 फेज 0 डिग्री, 10 डिवाइड बाई 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 4/3। ये बेटा वैल्यू आती है 53.13 डिग्री। आप लोग कैलकुलेटर में निकाल के देखना, दिस वैल्यू कम्स आउट एज 53 डिग्री 1.3 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 10 - 53.13 डिग्री। बात समझेगा? करंट की वैल्यू आ गई। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां से ये करंट किसका आया है? ये करंट किसका आया है? सर्किट का आया है। ये वोल्टेज किसका दिया हुआ है? वोल्टेज ये किसका दिया हुआ है? सर्किट का दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, सेकेंड क्वेश्चन दिया है, अब तुम्हें रिएक्टिव पावर के बारे में वो बात कर रहा है। रिएक्टिव पावर, व्हाट इज रिएक्टिव पावर? Q = VRMS IRMS sin थीटा, ये होती है रिएक्टिव पावर। तो VRMS की वैल्यू कितनी है? 100, IRMS की वैल्यू कितनी है? 10, और साइन थीटा कितना है? साइन 53.13 डिग्री। तो ये समथिंग 0.8 होता है। ठीक है, तो 1000 × 0.8, तो कितना आ गया? 800 VARs। अब तुम मुझे ये बताओ, ये रिएक्टिव पावर ऑफ लोड होगा या रिएक्टिव पावर ऑफ सर्किट होगा? बेटा दिस इज रिएक्टिव पावर ऑफ सर्किट, ये रिएक्टिव पावर ऑफ सर्किट। क्यों ऐसा? क्यों सर?
क्योंकि बेटा यहाँ पे जो तुमने करंट लगाया है, यहाँ पे जो तुमने करंट लगाया है वो करंट तुमने किसका लगाया, सर्किट का लगाया। यहाँ पे जो तुमने वोल्टेज लगाया वो किसका लगाया, सर्किट का लगाया। इसीलिए यहाँ पे ये जो आई है दिस इज रिएक्टेंस पावर ऑफ सर्किट। अगर मुझे रिएक्टेंस पावर ऑफ लोड इसी फॉर्मूले से निकालना है, रिएक्टिव पावर ऑफ लोड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू लोड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू लोड। तो आई तो सीरीज सर्किट सबका सेम रहेगा, सॉरी मैंने ये लोड क्यों लिख दिया, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। और कॉस थीटा क्या होता है, सॉरी यार मैं सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा आज गलत बता रहा हूँ। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन थीटा माइनस फाइव, ये फॉर्मूला होता है। तो अब तो मुझे एक बात बताओ कि सर वी आर एम एस तो जो तुमने निकाला हुआ है वो तो सर्किट का है ना। अगर तुम्हें लोड के लिए तुम्हें अगर रिएक्टिव पावर निकालनी है तो तुम्हें वी आर एम एस किसका निकालना पड़ेगा, इस लोड का निकालना पड़ेगा। सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे लोड निकालना पड़ेगा तो किसका निकालना पड़ेगा, लोड का निकालना पड़ेगा मुझे वी आर एम एस। और वो लोड का वी आर एम एस मैं कैसे निकाल सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल। टोटल वी दिया है, यहाँ से मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं निकाल पाऊंगा, निकाल लोगे कैसा, क्या इसके लिए होगा, वी, इसके लिए मैं बोल दूं वी टू इक्वल टू वी इंटू ये, अगर फॉर एग्जाम्पल ये Z2 है तो Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, तो आपको V2 आ जाएगा। यहां से आप इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल लोगे। तो एक तरीका तो ये है कि इसके अक्रॉस तुम वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो, उसकी आरएमएस वैल्यू निकालो और इसका कुछ ना फेजर के फॉर्म में निकालो, इसका कुछ फेज भी आएगा, फिर करंट के साथ मल्टीप्लाई कराओ और दोनों के फेज डिफरेंस का डिफरेंस करा के साइन थीटा करो। बट एक फॉर्मूला तुम्हारे पास में और भी तो था, Q इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू एक्स, जो भी इसका रिएक्टेंस है लोड का। तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है, पहले तो आई आर एम एस तो कांस्टेंट है, आई आर एम एस इज 10, तो 10 का स्क्वायर, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है 10 है ना, इसका वैल्यू कितना है 10, तो इसकी आई आर एम एस वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर इंटू इसका रिएक्टेंस, रिएक्टेंस इसका कितना है 1 प्लस J5, इसका रिएक्टेंस कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 500 VAR। तो मेरी बात समझ में बेटा आ रही है कि रिएक्टेंस पावर ऑफ लोड निकालने में और जो हमने नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ा है वो रिएक्टेंस पावर ऑफ सर्किट पढ़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो तुम VRMS का जो तुम मल्टीप्लाई करा रहे हो, यहाँ पे जो तुम VRMS का जो तुम मल्टीप्लाई करा रहे हो वो VRMS एक्चुअली सर्किट का है, जो 100 दिया है वो सर्किट का है, वो लोड का नहीं है। तो अगर तुम्हें यहाँ पे भी फॉर्मूला VRMS इंटू IRMS साइन थीटा माइनस फाइव लगाना है तो तुम्हें VRMS किसका निकालना पड़ेगा, उस लोड का निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल, इंटू IRMS करोगे और फिर जो वोल्टेज जो लोड के अक्रॉस VRMS आया है उसका फेज अगर थीटा की जगह रखोगे और 5 फेज किसका रहेगा, यहाँ पे करंट का रहेगा, फिर वहां से जो फेज डिफरेंस आएगा वो वैल्यू रखोगे तब आंसर निकल के आएगा। बट हमें तो एक दूसरा फॉर्मूला भी पता है ना, IRMS स्क्वायर इंटू एक्स, जो कि उसके ऊपर जो रिएक्टेंस है उस फॉर्मूले को लगाओ तो ये आपका 500 VAR आ जाएगा। सभी को बेटा बात समझ में आ रही है, ये चीज सभी को इस तरह से हम इसको भी देखो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हम पूरे सर्किट का निकालना चाहे तो क्या हो सकता है, IRMS स्क्वायर इंटू एक्स सर्किट के लिए, सर्किट के पूरा रिएक्टेंस कितना है, पहले तो देखो ये तो 10 स्क्वायर हो गया, सर्किट के देखो रिएक्टेंस कितना है 3, इसका है J3 और J5, इसका तो टोटल सर्किट के लिए रिएक्टेंस कितना है 8, तो यहाँ पे 8 रखेंगे 10 स्क्वायर इंटू 8 तो कितना आएगा 100, 800 VAR। दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन। सो आई होप आप लोग को ये सीरीज सर्किट जो RC, RL और RLC है, मुझे लगता है आप लोग को ये क्लियर होगा। बेटा हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप लोग का डाउट हो, पहली बार लेक्चर सुने तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट मानिए कि जिन लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं सुना हो वो प्लीज़ पहले पिछला लेक्चर सुने, इसको सुनने से पहले, देन फिर इस लेक्चर को सुने। और मुझे लगता है कि अगर इस लेक्चर को आप 2 बार सुन लेंगे और पिछले लेक्चर को भी 2 बार सुन लेंगे, सारी रिलेटेड डाउट्स आपकी जो हैं वो सब दूर हो जाएंगी। आई एम ऑल्सो प्लानिंग, मैं प्लान भी ये कर रहा हूँ कि मैं एक गेट प्रीवियस ईयर जो स्टडी स्टेट एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, मैं उसके लिए एक लाइव सेशन यूट्यूब पर रखूँ, तो आप लोग की भी जो डाउट्स होगी उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस लाइव सेशन में। ओके, सो आई थिंक यू एंजॉय द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कराइए और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।